ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, लालच की और एक ऐसे साजिश की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक करोड़पति व्यापारी जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक मामूली सा मैसेज उसकी जिंदगी की आखिरी बुलावा बन सकती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जिन्होंने दोस्ती के नाम पर मौत का जाल बुन रखा था। शाम का वक्त था। मोबाइल स्क्रीन पर एक लड़की का मैसेज आता है, आज शाम मिलते हैं और घर पर पार्टी करेंगे, खाना पीना होगा और थोड़ा मजा भी करेंगे। एक सामान्य इंसान के लिए ये एक आम निमंत्रण हो सकता है, लेकिन उस व्यापारी के लिए ये एक ऐसा कदम बन गया जो सीधे उसे मौत के मुंह में ले गया। बिना किसी शक के, बिना किसी डर के वो बताए गए पते पर पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है, शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। बातचीत शुरू होती है, माहौल हल्का फुल्का रहता है, लेकिन अचानक ही ये माहौल खतरनाक माहौल में बदल जाता है। दोस्तों की मुस्कानें कुछ ही पल में दरिंदगी में बदल जाती है। चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं और फिर शुरू होती है वो चीज जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पहले उसे बांधा जाता है और फिर बेरहमी से उसे पीटा जाता है। वो आदमी समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। जिस जगह वो खुशी और मौज मस्ती के लिए आया था, वहां उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां शुरू हो चुकी थी। मारपीट के बीच उसे सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ है सोना और पैसा कहाँ पे रखे हो। दरअसल ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। इस पूरी घटना के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा था, और वो था हैप्पी उर्फ सूरज। उसने करीब 1 साल पहले उस व्यापारी से दोस्ती की थी। दोस्ती के नाम पर उसने उसकी हर आदत, हर कमजोरी और सबसे जरूरी उसकी दौलत के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। पहली मुलाकात में ही जब उसने देखा कि व्यापारी के अपने हाथों में कई सोने की अंगूठियां पहन रखी है, मोटी चेन गले में है और हाथों में ब्रेसलेट है, तभी उसके मन में लालच का बीज बोया जा चुका था। उसने अंदाजा लगाया कि यह आदमी करोड़ों का मालिक है, और बस यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। साथ में बैठना, खाना, पार्टी करना, सब कुछ चलता रहा। लेकिन उस दोस्ती के पीछे छिपा था एक खतरनाक इरादा। जनवरी 2026 आते आते हैप्पी ने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उसने अपने लिव इन पार्टनर राखी और अपने बाकी साथियों बलराम, भूपेंद्र और नीरज को इस साजिश में शामिल किया। योजना साफ थी, व्यापारी को किसी बहाने कमरे पर बुलाना है, वहां उसे लूटना है और अगर जरूरत पड़े तो रास्ते से हटा देना है। 18 फरवरी की शाम तय की गई। व्यापारी को बुलाया गया और वो बिना किसी शक के वहां पहुंच भी जाता है। लेकिन जो आरोपी थे, जब वो व्यापारी को देखते हैं तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन व्यापारी ने ना तो सोने की अंगूठी पहनी थी और ना ही चैन और ना ही ब्रेसलेट। अब उनका प्लान थोड़ा बदल जाता है। वे उसे कुर्सी से बांध देते हैं और बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। दर्द से कहराते हुए आखिरकार वो टूट जाता है और बताता है कि उसकी ज्वेलरी सारी कहाँ पे रखी हुई है और पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं। आरोपी उसकी बताई जगह पर जाते हैं और सारा सामान लेकर वापस आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब लालच और बढ़ चुका था। अब उन्हें सिर्फ सोना नहीं बल्कि कैश भी चाहिए था। जब व्यापारी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मारते मारते उन्होंने उसे इतना पीटा कि उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। लेकिन उनका गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने चाकुओं से उस पर वार करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। हत्या के बाद आरोपी डरते नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ सबूत मिटाने में लग जाते हैं। अगले दिन वे बाजार से बड़ा चाकू खरीदते हैं और उस शव के 6 टुकड़े करते हैं। उन टुकड़ों को 3 अलग अलग पॉलीथीन में पैक किया जाता है ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद वे उसी व्यापारी की गाड़ी में शव के टुकड़े को रखते हैं और करीब 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचते हैं। वहां यमुना नदी में उन टुकड़ों को फेंक दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना बच पाए। सब कुछ इतना प्लान्ड था कि उन्हें पूरा यकीन था ये कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। उधर परिवार को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक इंसान था जिसे इस पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, और वो थी व्यापारी की बहन। एक दिन अचानक उसे अपने भाई का मैसेज मिलता है, मैं गोवा जा रहा हूं, कुछ दिनों तक परेशान मत करना। ये मैसेज पढ़कर उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसका भाई कभी हिंदी में मैसेज नहीं करता था, हमेशा अंग्रेजी में बात करता था। इतना ही नहीं, जब उसने भाई का व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो उसमें पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। वो जानती थी कि उसके भाई ने अपने चेहरे के तिल का ऑपरेशन करवा लिया था, लेकिन स्टेटस में जो फोटो थी उसमें तिल साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब उसका शक यहाँ पे यकीन में बदलने लगा।
वो बार बार कॉल करती रही लेकिन फोन स्विच ऑफ आता। घबराकर वो अपने दूसरे भाइयों राहुल और पवन को ये बात बताई। सभी को लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है। फिर 23 फरवरी 2026 को वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस इस केस को गंभीरता से लेती है। जांच शुरू होती है। गाड़ी की तलाश, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, हर एंगल से जांच की जाती है। फिर धीरे धीरे सुराग यहाँ पे मिलने लगते हैं और फिर एक छोटी सी गलती जो आरोपियों से हो गई थी वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है मामला और भी उलझता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करता है और इस केस में भी वैसा ही हुआ। पुलिस ने सबसे पहले व्यापारी की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने बताया कि वे अक्सर अपनी किया सेल्टोस कार का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो गाड़ी भी यहाँ पे गायब थी। अब पुलिस को शक हुआ कि अगर वो सच में गोवा गया होता तो रास्ते में कई टोल पार जरूर करता। पुलिस ने तुरंत NHAI से संपर्क किया और गाड़ी के टोल रिकॉर्ड निकलवाए। लेकिन जो जानकारी यहाँ पे सामने आई उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। गाड़ी गोवा नहीं गई थी बल्कि उत्तर प्रदेश के मथुरा की तरफ गई थी और कुछ ही घंटों बाद वापस भी लौट आई थी। अब सवाल था, कोई मथुरा जाकर कुछ ही घंटों में वापस क्यों आएगा? पुलिस ने इसे संदेह की नजर से देखा और जांच को और गहराई से शुरू किया। अब बारी थी मोबाइल की कॉल डिटेल्स यानी कि CDR निकलवाने की। पुलिस ने व्यापारी के फोन की पूरी हिस्ट्री खंगाली। किससे बात होती थी, कौन नया संपर्क था, कौन बार बार कॉल कर रहा था। इसी दौरान एक नया नंबर सामने आता है और जब पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है तो पता चलता है कि वो एक रैपिडो राइडर का था। रैपिडो राइडर से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है, हाँ साहब, मैंने इस आदमी को 18 फरवरी को मटियाला एक्सटेंशन B ब्लॉक में छोड़ा था। बस यही वो पॉइंट था जहां से पुलिस को पहली ठोस दिशा मिल गई। पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचती है, आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालती है और फिर एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसने पूरे केस का राज खोल दिया। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि व्यापारी एक अपार्टमेंट में जाता है, उसके पीछे 4 लोग भी उसी बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सिर्फ वही 4 लोग बाहर निकलते हैं, व्यापारी नहीं। अब ये साफ हो चुका था कि यही लोग उस केस की कुंजी है। फुटेज में एक आरोपी स्कूटी से आता जाता बार बार दिखाई देता है। पुलिस उस स्कूटी का नंबर नोट करती है और RTO के जरिए उसकी पूरी जानकारी निकलवाती है। स्कूटी जिस नाम पर रजिस्टर्ड थी वो था हैप्पी उर्फ सूरज। पुलिस ने तुरंत यहाँ पे जाल बिछाया और कुछ ही समय में हैप्पी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब शक्ति से पूछताछ होती है तो वो टूट जाता है और फिर वो जो कहानी बताता है वो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। हैप्पी ने बताया कि उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसकी लिव इन पार्टनर राखी, दोस्त बलराम, भूपेंद्र और नीरज सभी इसी प्लान में शामिल थे। व्यापारी के साथ 1 साल पहले की दोस्ती धीरे धीरे यहाँ पे लालच में बदल जाती है। जब उसने देखा कि व्यापारी के पास काफी सोना और पैसा है तो उसने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर उसे लूटना है। फिर 18 फरवरी को प्लान के मुताबिक उसे बुलाया गया, पीटा गया और जब उसने पैसे देने से मना किए तो उसे मार डाला गया। फिर हैप्पी ने यहाँ पे कबूल किया कि अगले दिन वो बाजार से बड़ा चाकू खरीदा और शव के 6 टुकड़े किए। फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके उसी व्यापारी की गाड़ी में रखा गया और मथुरा जाकर यमुना नदी में फेंक दिया गया। अब पुलिस के सामने पूरा सच था, लेकिन अभी बाकी आरोपियों को पकड़ना बाकी था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दोस्ती के नाम पर इतना खौफनाक खेल खेला जा सकता है। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा अहम किरदार था उस व्यापारी की बहन का। अगर उसने उस छोटे से शक को नजरअंदाज कर दिया होता, अगर उसने उस हिंदी मैसेज और पुरानी फोटो का ध्यान ना दिया होता तो शायद ये केस कभी सुलझ ही नहीं पाता। एक बहन का शक, उसकी समझदारी और उसका समय पर लिया गया फैसला सही साबित हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सबक है। सबक यह है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, हर दोस्त सच्चा दोस्त नहीं होता, और सबसे जरूरी बात कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो इंसानियत भूल जाता है। आज के समय में हनी ट्रैप जैसे जाल बहुत आम हो चुके हैं। लोग लालच, अकेलेपन या आकर्षण के चलते ऐसे जाल में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ वही होता है जो इस व्यापारी के साथ हुआ। इसलिए सतर्क रहें, किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा ना करें और अगर कभी कोई छोटी सी भी बात अजीब लगे तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार वही छोटी सी बात आपकी जिंदगी बचा सकती है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।